दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। बहुत दिनों के बाद आपसे मुखातिब हो रहे हैं। अच्छा भी लग रहा है और बुरा भी लग रहा है। बुरा इसलिए कि इतने दिनों से आपसे मुलाकात नहीं हुई। अच्छा इसलिए लग रहा है कि आज हो गई। मैं पिछले 2 दिनों से उत्तराखंड की राजधानी देहरादून आया हूँ। कुछ कामकाज थे, कुछ फंक्शन थे और यहाँ के लोगों ने जितना इज्जत प्यार दिया, मान सत्कार दिया, उसके लिए मैं उत्तराखंड के लोगों का आभारी हूँ। सब दोस्तों का, जिन लोगों ने यहाँ हमारे रहने का बंदोबस्त किया, हमारे घुमाने फिराने का बंदोबस्त किया। आज हम लोग सुबह गाड़ी में निकले तो मसूरी घूम के आए। कुछ चंडीगढ़ से जो देहरादून तक का सफ़र था उसकी कुछ तस्वीरें आपको दिखाएंगे, थोड़ी देर के लिए, ज़्यादा नहीं, और थोड़ा सा मसूरी की कुछ तस्वीरें दिखाएंगे और उसके साथ साथ अपनी हिंदी की आज पूना से आई बड़ी खबर का जिक्र भी करेंगे। लेकिन जो 2 दिन में मुझे मालूम नहीं था कि देहरादून में भी हमारी हिंदी की चैनल सुनने वाले बहुत से लोग मौजूद हैं। एक एक करके उनको पता लगा, बात फैली, तो पिछले 2 दिन में तकरीबन 17-18 लोग मुझे या तो आके मिल के गए हमारे गेस्ट हाउस में जहाँ मैं ठहरा हुआ हूँ। ये उत्तराखंड का स्टेट गेस्ट हाउस है, सबसे बड़ा गेस्ट हाउस, और यहाँ के मुख्यमंत्री, जिसको हम चीफ मिनिस्टर ऑफिस कहते हैं, उनकी तरफ से ये कमरा बुक किया गया। मुझे पता नहीं किसने करवाया, लेकिन दोस्तों में से किसी ने कह के करवाया। उन सब का एक बार फिर धन्यवाद। लेकिन इनकी जो सेवा भावना है, द वे दे लुक आफ्टर यू, ये उत्तराखंड के लोगों की ये मेहमान नवाजी मैंने पहली बार देखी और बहुत अच्छा लगा। इनका फिर एक बार धन्यवादी हूँ। दोस्तों, अभी जब मैं यहाँ पे था 2 दिन से, तो मुझे तकरीबन 30-35 मैसेजेस आए और लोगों के फ़ोन आए दुनिया भर से, पूना से, नागपुर से, कर्नाटका से, लंदन से, कनाडा से, पंजाब से भी, हरियाणा से, बहुत से लोगों के कि आप हिंदी की एपिसोड क्यों नहीं बनाते आजकल। तो दोस्तों, मैं बता दूं, मैंने आपको कहा था, मैं दोबारा बार रिपीट नहीं करूंगा। मेरे जो दांतों का ट्रीटमेंट चल रहा है, दांत निकले हुए हैं और बोलने में काफ़ी कठिनाई होती है, इसलिए कि वो पानी वगैरह मुंह से निकलता रहता है। जो दवाई वगाई खाते हैं तो उसका काफ़ी असर दिखाई देता है। वो जब वीडियो बनेगी तो अच्छा नहीं लगता, मुझे बार बार टॉवल से या नैपकिन से मुँह साफ करना पड़ता है, तो वो अच्छा नहीं लगता। मैं नहीं चाहता कि आप खाना खा रहे हो और मेरा मुंह आपको अच्छा नहीं लगे, तो इसलिए मैं ऐसा थोड़े दिनों के लिए परहेज़ कर रहा हूँ। और दांतों का मामला है, जब तक एक दांत बराबर सही नहीं हो जाता, खाना खाने के बराबर नहीं होता, दूसरा नहीं निकाला जाता, नहीं तो आदमी खाना नहीं खा सकता, इसलिए समय लग रहा। खैर, तो आप थोड़ा धैर्य रखिए। और मैं इस ब्रेक का ये फ़ायदा उठा रहा हूँ कि मैं हिंदी की चैनल को रीमॉडल करना जा रहा हूँ, एक नए तरीके से पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। उसमें काफ़ी सारी स्टडी रिसर्च चल रही है। मैंने कुछ एक्सपर्ट लोगों की राय भी ली है कि इसको पॉडकास्ट के तरीके से चलाया जाए या इंटरव्यू के तरीके से चलाया जाए, या हमारे जो सुनने वाले हैं वो अपने सवाल हमें भेजा करें और हम उन सवालों का जवाब दिया करें, लेकिन वो सवाल क्राइम की दुनिया से जुड़े होने चाहिए, पर्सनल लाइफ के ऊपर नहीं। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं। कंसेप्ट क्या होना चाहिए प्रोग्राम का, उसका कुछ सेगमेंट बनाई जाएं, कुछ नाम रखे जाएं, या नए सिरे से मुंबई के अंडरवर्ल्ड को एक किताब के रूप में, मैं जैसे ई बुक होती है, इंटरनेट बुक होती है, मैं जैसे किताब को आदमी लिखता है आप पढ़ते हो, उसी तरह मैं वो बोल के आपको वो किताब सुनाऊं। तो ये काफ़ी सारे ख्यालात दिमाग में और हमारी रिसर्च टीम में चल रहे हैं। 2-4 दिन में उनका भी कोई
फैसला हो जाएगा उस तरीके से नए सिरे से इस चैनल को रीलॉन्च किया जाएगा। मुझे पता है आप भी एक ही तरीके से सुन सुन के उकता गए होंगे, मैं भी बोर हो गया हूँ एक ही किस्म की बातें एक ही तरीके से करने में, और थोड़ा अजीब भी लगता था। कंटेंट बहुत है, मैटर बहुत है, लेकिन मैं उसको एक नए और डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट करना चाहता हूँ, जिसके लिए अभी फॉर्मेट तैयार नहीं हो रही है, उसमें थोड़ी दिक्कत आ रही है। तो आपके पास कोई सजेशन हो, आपकी सलाह हो, आइडियाज़ हों, वो हमारे साथ शेयर कीजिए। और अब चलते हैं हम लोग पूना। लास्ट एपिसोड में आपको हमने बताया था पूना में एक परिवार के अंदर की कला ने कैसे अपने खून कर दिया, अपनों का कत्ल कर दिया। दोस्तों वो कहानी तो उस परिवार के मेंबर्स की थी। एक आदमी सूर्यकांत आंदेकर जो अपनी लड़की का रिश्ता शोलापुर में इसलिए करता है कि उसकी बरादरी उसको मजबूर करती है कि वो अपने बरादरी में ही अपनी लड़की की शादी करे। इनकी जो बरादरी है उसको कुछ मराठी में कहते हैं, लेकिन वो लोग होते हैं जो पुराने कपड़े लेके आपसे घरों से आपको बर्तन देते हैं, उस बरादरी के लोग हैं। इनमें से अगर आप अपने बच्चों का, आप जितने मर्जी अमीर हो जाओ, बिजनेसमैन बन जाओ, फैक्ट्री लगा लो, बैंक बैलेंस हो जाए, गाड़ियां हो गई, लेकिन आपको शादी अपने बेटे की या बेटी की अपनी ही बरादरी में करनी पड़ती है, भले सामने वाला गरीब ही क्यों ना हो, नहीं तो आपको बरादरी से निकाल दिया जाता है। आपके साथ कोई लेन देन नहीं करता, आगे से आपके घर में कोई रिश्ता नहीं होगा, आपको किसी फंक्शन में बुलाया नहीं जाएगा, आपकी कोई खातिरदारी नहीं होगी, आप अकेले पड़ जाओगे। हालांकि सूर्यकांत आंदेकर काफ़ी पैसा शोहरत भले क्राइम की दुनिया से आई, लेकिन एक रुतबा था उसका अपनी बरादरी में और पूरे पूना शहर में। दोस्तों हर शहर में, मुंबई हो या पूना हो, नागपुर हो, दिल्ली हो, कोई और शहर हो, जहाँ जहाँ क्राइम सिंडिकेट्स होती हैं वहाँ पे काफ़ी सारे डॉन्स होते हैं। कोई बड़ा डॉन, कोई छोटा डॉन, कोई और छोटा डॉन, कोई मीडियम, इस किस्म। और कई डॉन आते जाते रहते हैं, आज नीचे हो गए, 2-4 साल के बाद ऊपर आ जाते हैं। और डॉन्स की आपको मालूम है आधी ज़िंदगी जो है वो जेलों में निकलती है, और जेल में रहने के लिए वो उनको अपनी मान मर्यादा रखने के लिए, आन शान बान रखने के लिए काफ़ी पापड़ बेलने पड़ते हैं। उसमें ये सूर्यकांत आंदेकर माहिर था, आज भी है। उसकी ज़िंदगी का 3/3 हिस्सा जो है, 75% लाइफ उसकी जेलों में निकली है। आजकल वो तड़ी पार है। तो उसको अपने आप का नाम बचाए रखने के लिए, अपनी चौधर, अपनी हैंकड़, अपनी दादागिरी कायम रखने के लिए जेलों में भी दादागिरी करनी पड़ती। जो उसका दुश्मन उसकी जेल में आ गया, जिस जेल में वो था या है, वो उसकी पिटाई जरूर करवाता था। कहते हैं कि महाराष्ट्र की कोई ऐसी जेल नहीं होगी जिसमें सूर्यकांत आंदेकर रहा हो और वहाँ पे जेल के अंदर सबसे बड़ा दादा वो ना हो। तो ये उसकी एक खूबी है जो उसे अंडरवर्ल्ड में हमेशा जिंदा रखती है, पूना के अंडरवर्ल्ड में। तो उसने अपनी बड़ी बेटी की शादी अपनी ही बरादरी के लड़के से करता है शोलापुर। वो इंसिडेंट पूरा हमने आपको लास्ट एपिसोड में बताया। वो उनको, क्योंकि इसकी हैसियत से काफ़ी गरीब लोग थे, इसलिए वो अपने लड़की के पति को, उसके माँ को, बाप को गांव से उठा के पूना ले आता है। उनको एक घर लेके देता है, एक दुकान देता है कि अपना काम धंधा करो, रोटी रोज़ी कमाओ। उसके साथ उसका जो दामाद होता है जयंत, जिसका नाम है कोमकर, जयंत कोमकर,
उसका छोटा भाई गणेश कोमकर भी साथ में आ जाता है, जो सूर्यकांत आंदेकर की छोटी लड़की के साथ शादी कर लेता है, वो भी आपको हमने बताया। तो अल्टीमेटली पूरा परिवार एक हो जाता है, लड़की के ससुराल वाले और लड़की के माता पिता के परिवार वाले साथ रहना शुरू करते हैं और काम धंधे सब साझे कॉमन हो जाते हैं। ऐसा ऐसा क्योंकि सूर्यकांत तो ज़्यादा समय जेल में रहता था, तो उसका काम धाम देखने के लिए उसका छोटा दामाद गणेश अक्सर उससे मिलने के लिए जाता था। उसके पैसे टके का हिसाब रखता था। जहाँ सूर्यकांत ने कहा यहाँ 1 पेटी 2 पेटी लाख 2 लाख दे दो, उसने दे देना। अगर उसको कहा वहाँ से 4-5 लाख 10 लाख उठा के ले आओ तो ले आता था। इस तरीके से चलते चलते गणेश ने सूर्यकांत आंदेकर का विश्वास जीत लिया। हालांकि उसके गैंग के सब लोगों को पता था कि ये गणेश की चाल है, लेकिन किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो सूर्यकांत आंदेकर को कहे उसके मुंह पे कि दादा आपको आपका दामाद बेवकूफ़ बना रहा है। और देखिए घर में दुश्मनियाँ कैसे होती। आज से कुछ साल पहले जब सूर्यकांत आंदेकर की पत्नी, जो पुणे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की कॉरपोरेटर थी, उसकी डेथ हो जाती, तो उसकी बड़ी बेटी जयंत की पत्नी वो अपने पिता को कहती है कि मुझे उस सीट से लड़ाया जाए, माँ की जगह पे मैं अभी कॉरपोरेटर बनना चाहती हूँ। लेकिन सूर्यकांत अपनी बेटी को इस पॉलिटिक्स में नहीं डालना चाहता था। उसने अपने बेटे को, वनराज आंदेकर को, बड़े बेटे को इलेक्शन लड़वाई और वो जीत गया, कॉरपोरेटर बन गया। ये इस परिवार में लड़ाई का पहला कारण था। अब जयंत और गणेश जो दोनों दामाद, उनको अच्छा नहीं लगा कि हमारी औरत को छोड़ के उसने अपने बेटे को आगे किया, तो वो प्लानिंग करने लगे कि इसके पहले के वनराज सूर्यकांत का बड़ा बेटा वो इतना पावरफुल हो जाए कि हमें कल को जीने की मुश्किल हो। तो प्लानिंग शुरू होने लगी कि इसको रास्ते से कैसे हटाया जाए। अब जो दोनों भाई हैं जयंत और गणेश, जो क्रिमिनल तो थे नहीं। जितने लोग उनको पूना में जानते थे वो इसलिए जानते थे कि वो सूर्यकांत के दामाद हैं। सिर्फ इस लॉजिक पे उनकी पूछगिछ होती थी और उनको लोग जानते थे। इस बीच बहुत सारे धंधे जो सूर्यकांत थे, दारू के अड्डे, जुए के अड्डे, गैम्बलिंग के, सट्टा बाजार, ये गणेश संभालता था। नीचे सैकड़ों वर्कर काम कर रहे हैं। उसके लिए एक पुराना दोस्त सूर्यकांत का, जिसका नाम है सदानंद गायकवाड़, बहुत पुराने, बहुत सालों से 2000 के करीब से वो सूर्यकांत के साथ जुड़ा हुआ। अब दोस्तों यहाँ पे कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। जिस तरह सूर्यकांत ने जयंत और गणेश को अपने दामाद बनाकर उनको पूना में सेट किया, उसी तरह सूर्यकांत आंदेकर ने इस सदानंद गायकवाड़ नाम के आदमी को, जो उसका कोई रिश्तेदार नहीं है लेकिन उसके बहुत सारे काम करता था, उसको उसने पैट्रनाइज करना शुरू किया। जो दारू का धंधा सूर्यकांत करता था, उसका जो लाहन होता है, जो बेस मटेरियल होता है जिससे हाथ भट्टी की दारू बनती है, उस लाहन का बिजनेस उसने इस गायकवाड़ के हवाले कर दिया कि बेटा तुम ये बिजनेस संभालो और अपने 4 पैसे कमाओ। उसके बाद साल गुजरते गए, गायकवाड़ के पास पैसा आने लगा, अपने लोगों ने, वो भी पुराना क्रिमिनल है, उसने भी सूर्यकांत के कहने पे कई मर्डर किए, जेल काटी, जेल में गया, बाहर आया, तो काफ़ी गैंग उसके साथ जो क्रिमिनल थे जुड़ते गए। तो अंदर खाते उसको भी ये लगता था
कि अब सूर्यकांत के बाद इसका काम संभालने वाला कोई नहीं है, अगर है तो ले दे के बड़ा बेटा है और एक छोटा बेटा है उसका जो काम धंधा संभालता है, लेकिन इतना तेज नहीं। उसको भी जेल के चक्कर काटने पड़ते हैं, कभी अंदर कभी बाहर। तो अंदर खाते सूर्यकांत को धोखा देते हुए, उसकी नज़रों में धूल डालते हुए ये सोमनाथ गायकवाड़ और गणेश कोमकर हाथ मिला लेते हैं, अंदर से एक हो जाते हैं और फिर प्लानिंग करने लगते हैं कि कैसे एक एक करके सूर्यकांत के धंधे बिजनेस अपने हाथों में लिए जाए। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब सूर्यकांत जेल में था तो सोमनाथ गायकवाड़ ने गैम्बलिंग का अड्डा भी खोल लिया। सूर्यकांत ने कहा कोई बात नहीं, खोल लो, 4 पैसे कमाते हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो कमा ही रहा हूँ। तो देखते देखते गायकवाड़ और सूर्यकांत की दोस्ती भी बढ़ती गई और भरोसा बढ़ता गया। लेकिन सूर्यकांत को ये बात का अंदाज़ा नहीं था कि एक दिन उसी के आस्तीन के सांप उसके घर में जहर मिलाने की कोशिश करेंगे, और वही हुआ। ऐसा ऐसा जो दुकान दोनों दामाद को दी थी घर चलाने के लिए, वो दुकान इलीगल थी, म्यूनसिपल रिकॉर्ड में नक्शा वक्शा पास नहीं था। लेकिन क्योंकि सूर्यकांत की पत्नी कारपोरेटर थी इसलिए वो बचा के रखे हुए थे। लेकिन उसके मरने के बाद म्यूनसिपैलिटी ने वो दुकान तोड़ दिया। तो गणेश और जयंत को लगा कि हमारा एक जो दिखावे का रोटी रोजी का साधन था, अंदर तो बहुत पैसे कमा रहा था वो इलीगल एक्टिविटी से, उसको बुरा लगा कि हमारी दुकान तोड़वाई गई है, क्योंकि अब उसका साला कारपोरेटर था। उसने अंदर से शक करना शुरू किया, उसके साले ने दुकान तोड़वाई। तो ये एक और कलेश घर में पैदा होना शुरू हुआ। असल में ये था कि गायकवाड़ और सोमनाथ गायकवाड़ और गणेश कोमकर, इन्होंने अंदर से पूरी प्लानिंग बना रखी थी कि हम एक एक करके सूर्यकांत के सब धंधे काबू करेंगे। जो बुढ़ा हो रहा है, अभी 65-66 साल उम्र हो गई है, 2-4-5 साल और जिएगा और इसके बाद हम पूरा संभालेंगे। दोस्तों, पिछले दिनों में कुछ 8-9 महीने पहले किसी आदमी के साथ सूर्यकांत की दुश्मनी थी, उसका कत्ल करवाना था। तो उसने सोमनाथ गायकवाड़ को बोल दिया, उसने अपने आदमी साथ में लेके जाके उस आदमी का मर्डर कर दिया पूना में। उसके बाद पकड़ा जाता है, 8 लोग पकड़े जाते हैं जिनमें सूर्यकांत का नाम भी आता है। तो 7 लोग गायकवाड़ के आदमी जो तभी बाहर था और 8वां सूर्यकांत जो ऑलरेडी जेल में था। उसने गायकवाड़ को इसलिए बोला था कि वो जेल में था, बाहर होता तो वो खुद ही इंतज़ाम कर लेता। तो आपको ये भी बता दें कि सूर्यकांत ने मैक्सिमम मर्डर जो हैं जेल में बैठ के करवाए हैं, इतना उसका दिमाग काम करता है। उसकी कन्विंसिंग पावर बहुत है। मैंने कुछ पूना के पुराने कैदियों से बात की जो आजकल बाहर हैं और हमारी चैनल से जुड़े हुए हैं। वो कहते हैं कि अगर एक बार सूर्यकांत अन्ना किसी नौजवान को, यंगस्टर को 5 मिनट बात करता था, वो यंगस्टर उसका फैन हो जाता तो उसके लिए जान देने को तैयार हो जाता। इतना भावुक स्पीच वो अपनी भाषा में करता था। तो खैर अब ये लोग अंदर हो जाते हैं। बड़ा सीरियस कत्ल का मामला था। मकोका का केस इनके ऊपर दर्ज हो जाता है, सूर्यकांत के ऊपर और सोमनाथ और उसके साथियों के ऊपर। मकोका बड़ा स्ट्रिक्ट एक्ट है, महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम एक्ट मकोका, जो पहले टाडा था उसको ख़त्म करने के बाद महाराष्ट्र में जो मकोका बना, तो वो एक्ट इनके ऊपर लगाया गया। और मकोका में जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है आईओ, वो एसीपी रैंक का ऑफिसर होता है ताकि इतने सख्त कानून का मिसयूज़ ना हो। तो एक एसीपी साहब उस केस की
तहकीकात कर रहे थे। हुआ कुछ ऐसे कि 90 दिन के अंदर अंदर वो चार्जशीट फाइल नहीं कर सके किसी कारण से। उसके बाद भी काफ़ी दिन निकल जाते हैं लेकिन चार्जशीट फाइल नहीं होती। तो सूर्यकांत और सोमनाथ गायकवाड़ अपने वकीलों के थ्रू हाई कोर्ट में अपील कर देते कि जी हमारी चार्जशीट हुई नहीं, दिन निकल गए, पुलिस के पास कोई एविडेंस नहीं है, हमें तंग किया जा रहा है। और हाई कोर्ट ने उनको छोड़ने के हुक्म दे दिए। पुलिस के खिलाफ कुछ रिमार्क लिख दिए कि पुलिस ने अपना काम बराबर नहीं किया। दोस्तों, इस बात की नमोशी उस शरीफ एसीपी को, उनका मिस्टर धुमाल नाम था शायद, उनको इतनी हुई कि हाई कोर्ट का ये हुक्म आने के बाद और सूर्यकांत और गायकवाड़ के छूटने के बाद उन्होंने अपने ऑफिस की तीसरी मंजिल से छलांग लगा के खुदकशी कर ली। तो एक एसीपी की जान चली गई इन क्रिमिनल्स के चक्कर में। शायद इन्होंने एलिगेशन लगाई हो, जब कोर्ट ने सोचा हो कि एसीपी ने पैसे लेके चार्जशीट नहीं पेश किया समय पर, कोई भी कारण हो, लेकिन एसीपी को अपनी जान देनी पड़ी। उसके बाद पुलिस का गुस्सा और बढ़ा। अब एक आरोपी को हाई कोर्ट ने छोड़ दिया, उसको दोबारा तो पकड़ नहीं सकते, जेल में डाल नहीं सकते, तो उसको पुनः पुलिस ने तड़ी पार कर दिया सूर्यकांत आंधेकर को। और तड़ी पार करने के बाद उसको 1 साल के लिए पूना के बाहर भेज दिया। और पूना के हद के अंदर नहीं आ सकता। तो वो बाहर है कि बारामती, जो शरद पवार का गढ़ है, जिसकी पार्टी में उसका बेटा वनराज आंधेकर काम करता था, कारपोरेटर था, जिसका कत्ल हो गया, वो शरद पवार के साथ था, बाद में अजीत पवार के साथ आ गया था। तो वो जानता था काफ़ी सारे एनसीपी के वर्कर्स को। तो उसने अपना बेस बारामती बना लिया, वहाँ रहने लग गया। और उसके बेटे का जब कत्ल हुआ तो उसने जब आया परमिशन लेके तड़ी पार का पुलिस से लास्ट राइट्स करने के लिए अपने बेटे के, वो रोया नहीं, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा था। मुझे दोस्तों ने बताया जो उसके साथ काम कर चुके और वहाँ पे हाजिर। और अब वो पूरी कोशिश कर रहा है कि कैसे गायकवाड़ और अपने जवाई जो हैं उनको सब सिखाया जाए। और सूर्यकांत तो मशहूर है, जेल के अंदर हो या बाहर हो, उसने जो करना है उसने कर लेना या करवा देना। अब जेल अथॉरिटीज़ को इस बात की चिंता लगी हुई है कि जेल के अंदर कहीं किसी का मर्डर ना हो जाए, इसलिए बहुत असमंजस की स्थिति है। और आज के दिन में उसकी दोनों बेटियां, दोनों दामाद सोमनाथ गायकवाड़ और उसके वही 7 आदमी जो उस पहले केस में छूटे थे मकोका से, वो सब जेल में, क्योंकि इस कत्ल में सब लोग साथ में थे। उनको लगा कि अब सूर्यकांत अकेला पड़ जाएगा, लेकिन उसके पास अभी भी नौजवानों की बहुत बड़ी आर्मी है। बारामती में उसके ठिकाने पे भीड़ लगी रहती है और लोग उससे हुक्म की तलाश आशा कर रहे हैं कि हुक्म दो आका, हमें क्या करना है, हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। सो अब देखना होगा आने वाले दिनों में, जैसे पहले उसको अपनों ने तो धोखा दिया, लेकिन उन लोगों ने भी दिया जो उसके रिश्तेदार नहीं थे, लेकिन इसने उनको खड़ा किया, उनको कारोबार दिया, काम सिखाया, उनकी रक्षा की, पैसा कमाने का साधन दिया, वो लोग भी उसके खिलाफ हो गए। अब ये सोचने की बात है कि जो आदमी इतने लोगों का अपने तरीके से अच्छा करता है, लोग उसके खिलाफ क्यों हो जाते हैं। अब ये बात मैं अपने सोर्सेज से जानने की कोशिश करूँगा। आने वालों में शायद कुछ ऐसा सुराग मिले कि क्या सूर्यकांत आंधेकर के बिहेवियर में, जो उसके काम करने के तरीके में कोई गलती है। जो अभी तक समझ में आता है वो ये है कि बहुत भरोसा करता है अपने आदमियों पे और उनके खिलाफ कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं।
शायद ये ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर भरोसा, उसके लिए दुश्मन खड़े कर देता। सो दोस्तों, आज के दिन के लिए इतना काफ़ी। आने वाले दिनों में इसी किस्म के क्राइम से जुड़े हुए किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।